जब अपन आई रूल की बात करते हैं तो हर एग्जाम में, चाहे आप छोटा एग्जाम हो चाहे बड़ा एग्जाम दो, जहां से 1 से 2 क्वेश्चन अपने को मिलते हैं। तो देखो, अगर आप 5th मॉड्यूल अकेला क्लियर करते हो तो कम से कम आप हर एग्जाम के लिए, मान लो आपके 70 प्लस का पेपर होता है तो 15 प्लस के आप आराम से अटेम्प्ट करोगे। ठीक है ना। अभी आपके पास 2 दिन का, कल का गैप है, जितना पढ़ा रखा है एक बार पूरा का पूरा क्या कर लोगे, वापस रिपीट कर दो। कितने पेज भरे होंगे, ज्यादा से ज्यादा मेरे ख्याल से 60 के अंदर होंगे। 60 के अंदर आपको अगर 15 प्लस क्वेश्चन मिले हैं तो क्या चाहिए आपको। ठीक है ना। आ जाओ, आज अपन पढ़ेंगे पावर सिस्टम का लास्ट टॉपिक है अपना। चाहे आप यहां पर पढ़ो चाहे कहीं पढ़ो, आई रूल बहुत अच्छा टॉपिक है, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना भले। क्योंकि जब विद्युत के बारे में पढ़ ही रहे हैं तो अपने को कुछ तो सावधानियां रखनी जरूरी होती है, नहीं तो दुर्घटना घटने के बाद इससे कुछ भी नहीं कर सकते अपन। बहुत अच्छा टॉपिक है। टॉपिक का नाम क्या है, आईई रूल। कब आए थे ये क्वेश्चन, एग्जाम का ध्यान रख लेना, कब के बने हुए ये 1956। जितने भी रूल है ये 1956 की बात हो रही है। आईई का पूरा नाम पूछे तो सब बता दोगे ना। वेरी गुड, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, मतलब आई रूल के द्वारा जारी किए या इंडियन इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा जारी किए गए। अब रूल लिखने से पहले अपन कुछ बातें और लिखेंगे। लिखें, स्टार्ट करें। आओ, ये जो रूल होते हैं, ये जो भी उपकरण होते हैं अपन विद्युत में काम लेते हैं, ये किसके द्वारा नोटिफाई होते हैं, या किसके द्वारा ये कहते हैं कि ये उपकरण अपन विद्युत में लगा सकते हैं, तो उसे क्या कहते हैं अपन, BIS। मेरे ख्याल से सबको फुल फॉर्म याद होगी, स्टार करके लिखना इस फुल फॉर्म को। या तो अपन कहते हैं एनी, नेशनल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, या फिर कहते हैं BIS। BIS का पूरा नाम क्या होता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। वेरी गुड, मतलब जो भी विद्युत अपन विद्युत में उपकरण लगाते हैं, इनके ऊपर किसका होना जरूरी है, थप्पा, BIS, नहीं तो फिर वो क्या कहते हैं, नकली होते हैं। तो क्या होता पूरा नाम, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछते हैं, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, पहला पॉइंट याद रह जाएगा। BIS का पूरा नाम एग्जाम के लिए है, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट, अब अपन दूसरी बात करते हैं। विद्युत में जब भी अपन उपकरण जोड़ते हैं तो अपना बनता क्या है, अब एक बार लिखना बंद करो, यहां पर आ जाओ। क्या बनता है अपना, परिपथ। बहुत अच्छा पॉइंट है, एक बार बिल्कुल लिखना बंद कर देना। यहां से अपन 3 पॉइंट वापस निकालेंगे। आपने देखे जब वायरिंग करते हैं तो वायरिंग में अपने 2 प्रकार के परिपथ होते हैं। अब बिल्कुल लिखना बंद और केवल यहां पर देखोगे, और ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां से हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। BIS, परिपथ कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार का। कभी वायरिंग की है, वायरिंग नहीं की, देखी तो होगी ना। एक होते हैं जहां पे तो अपने बहुत सारे प्लग लगे होते हैं, दिख रहे हैं वो वाले, और एक होता है जहां पर सामान्यतः अपन क्या लगाते हैं, अधिक रेटिंग वाले, जिससे कहते हैं पावर सर्किट। पढ़ा, पावर सर्किट कौन से, यहां पर तो है नहीं रूम में, दिख रहा है, जैसे ये ऐसे हो रहा, दिख रहा है ना, हाँ ये रहा, ये होता है पावर सब सर्किट। तो यहां पर इन दोनों की बात होती है। जब भी अपन वायरिंग करते हैं तो वायरिंग में परिपथ होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है जिसमें अपन कह सकते हैं फैन एंड लाइट सब सर्किट, मतलब मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, जहां पर अपन फैन जोड़ते हैं या ट्यूबलाइट हुआ, जो भी लाइटिंग उपकरण होते हैं उनको जोड़ते हैं, उस सर्किट का नाम क्या होता है, फैन एंड लाइट सब सर्किट। सब सर्किट है, पूरा पढ़ लोगे ना, CIRCUIT। दूसरा होता है अपना कौन सा, पावर सब सर्किट। आप यहीं का यहीं समझना इसको, पावर सब सर्किट। पावर सब सर्किट का मतलब होता है जहां पर अपन बड़े बड़े, जैसे गीजर हुआ, AC हुआ, या फिर बड़ी रेटिंग का कूलर हुआ, या फिर मोटरें हुई, या फिर अपन क्या हीटर हुआ, ये जोड़ते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, पावर सब सर्किट। अब एक एक करके अपन इन दोनों के बारे में, ये तो 2 प्रकार के सर्किट होते हैं, ये दोनों तो आपको लिखे हुए मिलेंगे।
सबसे पहला पूछते हैं इसमें अधिकतम प्लग कितने होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना। ये इसके ऊपर वाला पॉइंट है, कितने होते कोई बता सकते हैं? पावर या फैन या लाइट सब सर्किट है, इसमें अधिकतम कितने हो सकते हैं? 10। और पावर सब सर्किट में अधिकतम 2 हो सकते हैं, न्यूनतम 1 भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम। अधिकतम कितने हो सकते हैं? 2, न्यूनतम 1। ये मत कहना कि 0। न्यूनतम कितने होते हैं? 1, सॉरी, हाँ सही, अधिकतम 2। नेक्स्ट, दूसरी बात है कि इसमें अपन अधिकतम कितना भार जोड़ सकते हैं। भार का मतलब समझते हो नहीं समझते हो? लोड, कितना लोड जोड़ सकते हो, तो कोई बता सकते हो? वेरी गुड। इसमें अपन अधिकतम जो लोड जोड़ सकते हैं वो होता है 800 वाट। इन दोनों में जो कंडीशन पहले होती है वो सही होगी, लेकिन ये तो अपन के समझने के लिए है। अपन के तो एग्जाम में पूछेंगे कि अधिकतम कितने प्लग होते हैं, अधिकतम भार कितना होता है? 800 वाट। समझ गए? बात करते हैं पावर सब सर्किट में, इसमें अधिकतम कितना होता है? वेरी गुड, 3000 वाट। मतलब अगर मान लो एक गीजर है 3000 वाट का, तो मतलब केवल एक ही जुड़ेगा। हीटर है दो 1500 के, तो 2 जोड़ सकते हो आप। लेकिन अधिकतम कितने प्लग हो सकते हैं? 2। और अधिकतम लोड कितना हो सकता है? 3000। दोनों बातें समझ आ गई। तीसरा पॉइंट, इसमें जो वायर की साइज होती है, समझते हो? वायर लेते हैं नहीं लेते हैं? वायर का आकार, मेन तो यही होता है कि वायर का जो आकार होता है वो कितना होता है। तो वायरिंग किस किस की करते हैं बताओ तो? या तो कॉपर होती है या एल्यूमिनियम होती है। तो अगर कॉपर का वायर है, और कौन से सर्किट के लिए बात करते हैं? फैन या लाइट सब सर्किट की, तो इसके लिए कितना होता है व्यास? वेरी गुड। और अगर एल्यूमिनियम है तो? एल्यूमिनियम है तो अब यहां पर आओ, अगर बात करते हैं यहां पर, अगर कॉपर है तो, और अगर एल्यूमिनियम है तो 4 mm²। बताओ याद रहेगा या नहीं रहेगा? ये जो 3 बातें हैं, तीनों अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं, स्टार करके आपको लिखना है। क्या लिखा वापस देखो। अपन बात करें परिपथ, परिपथ अपन जब वायरिंग करते हैं तो परिपथ कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। किसके आधार पर बात की अपन ने? लोड के आधार पर। और उसमें प्लग कितने हो सकते हैं? तो देखो वापस, एक होता है अपना फैन एंड लाइट सब सर्किट, इसमें अधिकतम कितने हो सकते हैं? 10। अधिकतम लोड कितना हो सकता है? कॉपर वायर है तो मोटाई कितनी हो सकती है? और एल्यूमिनियम होती है तो डेड। पावर सब सर्किट में अधिकतम कितने हो सकते हैं? अधिकतम भार, कॉपर होता है तो 2.5, एल्यूमिनियम होता है तो। अब मेरे ख्याल से सबको पता है वायर की साइज अपन किसके द्वारा मापते हैं? SWG। ये तो आपने बेसिक में पढ़ा भी होगा। अब इसको एक बार नोट कर लो। एक क्वेश्चन यहां से आप मान सकते हो एग्जाम के लिए, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है अपने एग्जाम के लिए। आई का पूरा नाम क्या होता है? इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल। कब आए थे? 1956। यही होता है अपना BIS। BIS का पूरा नाम होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। जहां पे सबसे पहले अपन बात करते हैं परिपथ, तो परिपथ में अपने पास होती है कि प्लग कितने होते हैं, भार कितना होता है, वायर का आकार क्या होता है। अब इसको आप एक बार नोट कर लो सब लोग।
आज तक जितनी क्लासें ली ना, पर्टिकुलर अगर एक दिन की क्लास कोई बोलूं जिसमें क्वेश्चन सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे तो वो यही है। बाकी 2 दिन तो बोले तो लुमिनस बहुत अच्छा चैप्टर था जिसमें से 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन पर्टिकुलर एक दिन की क्लास बोले तो ये क्वेश्चन क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ये प्लग होते हैं किस पदार्थ के बने होते हैं? बेकेलाइट के। तो ये अपने आप में ध्यान रखो थोड़ी बातें। बेसिक में अगर आपने 3-4 क्वेश्चन सही कर दिए तो देखो अपने 10-15 यहां से हो जाएंगे, 10-15 मशीन से हो जाएंगे। अपना एएलपी में अपने को कोई नहीं रोकेगा। एक दो न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल नहीं कराए, किसमें लेकर आए आप? लेकर आए न्यूमेरिकल? नहीं तो अब सबका सब खाना बंद, सब परोसते जाओ आप, मुंह में भी दे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, परोस दिया है, खाओ तो खाओ, नहीं तो थाली वापस लेकर जाएंगे। हो गया? नेक्स्ट, आगे आ जाओ। अभी तक रूल स्टार्ट नहीं किया, अभी तक कुछ बातें लिख रहे हैं अपन जो इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं किस वायर का रंग कैसा होता है। तो आगे लिखो वायर का रंग, क्योंकि अपन पढ़ते हैं ना जब वायर बार बार आता है अपना कि ये वायर का रंग, ये देखो यहां पर दिख रहे हैं ना, ये अलग अलग वायर के रंग के। वायर का रंग का मतलब क्या है? उसके ऊपर जो इंसुलेशन होता है उसकी बात हो रही है। देखो यहां पर जब बात होती है तो बात एक तो होती है सिंगल फेज। किसकी बात होती है? सिंगल फेज। अब यहां पर अगर मैं बात करूं सिंगल फेज वोल्टेज कितना होता है, तो बताने की जरूरत नहीं आपको, कितना होता है? 230 वोल्ट होता है। कितना होता है? 230 वोल्ट। अब बात करूं यदि सिंगल फेज वायर में, तो कौन कौन से वायर होते हैं? एक तो होता है अपना फेज, एक होता है अपना न्यूट्रल। क्योंकि अपने को पता न्यूट्रल क्या कार्य करता है यहां पर? वेरी गुड, रिटर्न पाथ का कार्य करता है। तो कभी भी पूछ लेना कि न्यूट्रल क्या होता है, तो न्यूट्रल कभी भी अर्थ में नहीं होता, न्यूट्रल हमेशा रिटर्न पाथ का कार्य करता है। क्या करता है? रिटर्न पाथ। और तीसरा होता है अपना क्या? सुरक्षा के लिए क्या करते हैं अपन? अर्थ। आओ यहां पर फेज, आप सबको पता है खतरनाक होता है, और खतरनाक का कलर कैसा होता है? लाल। न्यूट्रल काला। कौन बोला? ये खड़ा होते, अपने आप खड़ा हो जाए एक बार, अपने आप खड़ा हो जाओ, नहीं खड़ा मैं कर लूंगा। कौन बोला? अभी नहीं होगा अपने आप खड़े? वो तो कौन बोला अभी? यहां से आप बताओ, अब आपके पीछे से आवाज आई, आगे से आई? इधर बता सकते हो ना? उधर से आई, इधर से? ये भी नहीं बता सकते आप भी? हैं? हाँ आप खड़े हो जाओ। आप हंस रहे हो ज्यादा ही। हाँ मैं ही, तू कोई डॉन थोड़ा ही, तू मैं खड़ा हो जाऊं कोई? तो कौन बोला यहाँ पर? पता ही नहीं तेरे को? खड़ा हो उधर जा एक तरफ। अब कोई अगर कोई भी आवाज नहीं निकालेगा बस आप इसी के लायक हो। हाँ, उधर जा एक तरफ, उधर जा। तो नहीं तो बता सकता ना तेरे पास ही। समझदार बन रहा है ना अपने आप में? हाँ बता दे, फिर मैं अपने आप संभाल दूंगा।
कोई तेरे को कुछ नहीं कहेगा, बता कौन था? हाँ तो वहीं पर बैठा रहे अपने, तू एक तरफ तो इसी के लायक है, ठीक है ना। अब कोई भी नहीं बोलेगा आप में से, ठीक है ना, आप लिखते रहो। हाँ, रेड, ब्लैक और ग्रीन। अब बात करते हैं अपन तीसरा, अर्थ। अर्थ का रंग होता है अपना हरा। लिख दो तीनों बातें। बात करते हैं सिंगल फेज में, तो सिंगल फेज में कभी भी बोले तो कंफ्यूज मत होना, फेज का रंग होता है हमेशा लाल, न्यूट्रल का रंग होता है हमेशा काला, और अर्थ का रंग होता है हमेशा ग्रीन। उसी प्रकार अगर थ्री फेज में बोले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, RYB। बाकी यही कही, न्यूट्रल का कैसा होगा ब्लैक, और अर्थ का कैसा होगा ग्रीन। ये तो सब समझ आ गया। लेकिन एक क्वेश्चन अपने को पूछते हैं, किसमें? थ्री फेज या थ्री कोर, कौन सी केबल जो मुलायम होती है, फ्लेक्सिबल होती है, उसकी बात हो रही है, लचीली केबल। इसका क्वेश्चन एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछते हैं। फेज का रंग कैसा होता है, न्यूट्रल का रंग कैसा होता है, और अर्थ का रंग कैसा होता है? तो कोई बता सकता है आप में से? तो याद रखना, फेज का रंग थ्री कोर लचीली केबल पर्टिकुलर लिखा है तो कैसा होता है? भूरा। न्यूट्रल का रंग कैसा होता है? हरा। और अर्थ का रंग कैसा होता है? नीला। लेकिन एक पॉइंट और लिखो, अर्थ में या तो आपको हरा लिखा हुआ मिलेगा, या अगर हरा नहीं लिखा हुआ मिल रहा है, इसका मतलब आपको क्या लिखा हुआ मिल सकता है? हरा पीला। मतलब वायर होगा वो हरे कलर का होगा, उसके ऊपर क्या होगी, एक वायर होगा, वो तो कैसा होगा अपना पीला, उसके ऊपर एक लाइन खींची हुई होगी, वो किस कलर की होगी? हरे कलर की होगी। इसी का कलर कैसा होगा? हरा पीला। तो वायर का जब भी आपको पूछ ले, शायद थ्री फेज में पूछो, शायद सिंगल फेज में पूछो, फेज का रंग सिंगल फेज में होता तब तो लाल, अगर तीन फेज है तो अपन जानते हैं RYB होते हैं। न्यूट्रल का रंग कैसा होता है? काला। और अर्थ का रंग कैसा होता है? हरा। थ्री कोर केबल में बात करूं तो फेज का रंग हमेशा होता है भूरा, न्यूट्रल का हमेशा हरा, और अर्थ का हमेशा नीला होता है। अब बहुत जने पूछते हैं सर न्यूट्रल और अर्थ में अंतर क्या होता है? अर्थिंग हमेशा सुरक्षा के लिए की जाती है। न्यूट्रल को अर्थ कर सकते हैं, लेकिन अर्थ हमेशा किसी भी उपकरण की क्या उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए दी जाती है, जबकि न्यूट्रल कभी सुरक्षा के लिए नहीं होता है। न्यूट्रल होता है उसके बैलेंसिंग के लिए, या न्यूट्रल होता है मेनली रिटर्न पाथ के लिए। किसके लिए होता है? रिटर्न पाथ के लिए। अब कभी कंफ्यूज मत होना, अब इसको एक बार नोट कर लो जल्दी से, है? हाँ, थ्री पेज वाला भी लिख सकते हो आप, आपको लिखा दो लो। ये कोर, तीन कोर होती है ना केबल, केबल में जो तीन कंडक्टर होते हैं नहीं होते, उनकी बात होती है, केबल की बात हो रही है, ठीक है। ये थ्री फेज नहीं है, तीन कोर केबल की बात हो रही है। केबल होता है अंडरग्राउंड होता है, और थ्री फेज हमेशा कैसा होता है? ओवरहेड होता है, वो अलग बात है। केबल मैंने पढ़ाया था सिम्बास, याद हो तो, जहां पे मैंने बोला था सी फॉर कंडक्टर, अब बाकी तो याद है, वहां उसी कंडक्टर की बात हो रही है। कभी कभार आपको आता है 3.5 कोर केबल, इसका मतलब क्या है? तीन तो उसमें फेज है, चौथा है आपका अर्थ। चौथा क्या? और अर्थ का आकार हमेशा फेज के आधे से अधिक होना अनिवार्य है। पढ़ा भी होगा, नहीं तो पढ़ लोगे जब आप बेसिक पढ़ोगे तब। हाँ वेरी गुड, ब्राउन, ग्रीन और ब्लू होता है। हो गया। नेक्स्ट, अब अपन करते हैं एक एक करके रूल स्टार्ट। लेकिन इससे पहले अपन ने तीन इंपॉर्टेंट बातें पढ़ ली है रूल लिखने से पहले। क्या क्या? पहला BIS का पूरा नाम, दूसरा परिपथ, और तीसरा किस वायर का रंग कैसा होता है। हो गया। अब बात करो, अगर कहूं RYB तो फेज सीक्वेंस क्या होता है अपना? RYB होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रखा आपने। फेज सीक्वेंस हमेशा किस दिशा में लेते हैं अपन? क्लॉकवाइज में। सबको पता है ना, जैसे मैं कहूं, आपको तो ये लिखना नहीं है लेकिन समझा दूं, मैं हमेशा फेज सीक्वेंस लिया जाता है क्लॉकवाइज में। मान लिया मैं R ले रहा हूं तो बाद में क्या बोलता मैं? Y, बाद में क्या बोलता हूं? B। तो देखो ये एक ही नाम होते हैं, चाहे RYB बोल दो,
अरे कोई बंदा यहां से स्टार्ट होता है, कोई यहां से भी स्टार्ट हो सकता है, वाई बी आर या बी आर वाई, ये तीनों एक ही नाम होते हैं, कोई अंतर नहीं होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सा फेज सीक्वेंस अलग है। तो आपको ऐसा डायग्राम बनाना है, जैसे मैंने देखो 3 नाम लिख दिए, देखो क्या क्या नाम लिखे हैं, आर वाई बी, आर बी वाई, बी बी आर वाई या वाई बी आर। तो आप देखो, आपको कुछ नहीं करना, आपको डायग्राम बनाना है। देखो डायग्राम बनाओ, इतना मैं जानता हूं, मेरा आर होता है, आर के बाद वाई होता है, वाई के बाद बी होता है, तो इसमें से कौन सा अलग है। तो देखो पहला ये देखो मेरा ये है, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा देखो आर बी वाई है, तो अगर दूसरे को देखता हूं, देखो आर बी है, तो इसकी दिशा दिख रही क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, इसकी दिशा क्या थी, क्लॉकवाइज। तीसरा देखो बी आर वाई, ये रहा बी आर वाई, दिशा है आपकी क्लॉकवाइज। और लास्ट है वाई बी आर, इसकी दिशा भी है क्लॉकवाइज। इसका मतलब अलग कौन सा है, ये वाला। तो ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो ये आए तो बता देना। अब अपन लिखते हैं एक एक करके, रूल को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। रूल बहुत सारे हैं, अपन जिसमें से इंपॉर्टेंट रूल लिखेंगे जो अपन के एग्जाम में आते हैं बार बार। सबसे पहले अपन रूल नंबर लिखेंगे, रूल नंबर 28, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आख रखा है। रूल नंबर 28 क्या होता है, कोई बता सकता है। ये रूल बताता है ओवरहेड लाइनों में वोल्टेज का लेवल। मैंने केबल में लिखा था, याद है आपको, एल टी, याद नहीं लिखा था, एल टी कितना होता है, कितना लिखा था एल टी, 0 से 1100 वोल्ट तक, या बोला था 1000 या 1100 मिलेगा आपको, लिखा था। दूसरा लिखा था 1100 से 11 केवी तक, याद है, वो था केबल में। आपको ये रूल कहता है ओवरहेड लाइनों में वोल्टेज का लेवल। तो किससे संबंधित है, वोल्टेज के परास से संबंधित है। अब ये आपको ऊपर वाला कोई नहीं पूछेगा, वोल्टेज के परास से संबंधित। किसमें वोल्टेज की बात हो रही है, ओवरहेड में। किसमें बात हो रही है, ओवरहेड में। अब ये कहता है, या इस रूल के अनुसार निम्न वोल्टेज कौन सा होता है, निम्न वोल्टेज कौन सा होता है, मध्यम वोल्टेज कौन सा होता है। सबसे ज्यादा एग्जाम में भी यही पूछ रखा है, मध्यम वोल्टेज का। सबसे ज्यादा कौन सा पूछ रखा अपने को, मध्यम वोल्टेज। लेकिन कोई भी पूछ सकता है, कोई जरूरी नहीं कि बार बार सेम आए। मध्यम वोल्टेज कितना होता है, हाई वोल्टेज कितना होता है, जिसको आपको तो शॉर्टकट में निम्न वोल्टेज को क्या कहते हैं अपन, एलवी, मीडियम वोल्टेज, हाई वोल्टेज। अब आओ इसके आगे क्या आएगा, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, याद है ये वर्ड अपन ने कहीं और लिखा था, पढ़ने का तरीका ये रखोगे तो याद रहेगा। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के बारे में मैंने कहीं लिखा था। और एक होता है सुपर हाई वोल्टेज। ये इतने वोल्टेज लेवल होते हैं जो यहां पर परिभाषित है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला, एग्जाम में बार बार पूछते हैं। याद है मैंने कहीं लिखा था, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज में कौन से सर्किट ब्रेकर का प्रयोग करते हैं अपन, एबीसीबी। सही बात है, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज याद SF6 है, तब तो SF6 को प्रायोरिटी देंगे, और SF6 नहीं है तो एबीसीबी, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। तो निम्न वोल्टेज होता है कहां से कहां तक, 0 से 250 वोल्ट तक। मध्यम वोल्टेज होता है 250 वोल्ट से लेकर 650 वोल्ट तक। ये होता है अपना 650 वोल्ट से 33 केवी तक। ये होता है अपना 33 केवी से 132 केवी तक। और ये होता है 132 केवी से अबो। देखो यहां पर ऊपर वोल्टेज है, यहां पर किलो वोल्ट है, आपस में कंफ्यूज मत होना।
तो रूल नंबर 28 किससे संबंधित है? वोल्टेज। मतलब आपको बताता है कि पारेषण लाइनों में, ओवरहेड लाइनों में लो वोल्टेज कितना होता है, मध्यम वोल्टेज कितना होता है, हाई वोल्टेज कितना होता है, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज कितना होता है और सुपर हाई वोल्टेज कितना होता है। आपको डायरेक्ट पूछेंगे इनके पास एग्जाम में, और ये फिक्स डेटा है, स्टैंडर्ड डेटा है, कहीं पर भी चेंज नहीं होंगे, किसी भी बुक में उठाकर देखो आप। क्यों? क्योंकि ये हमेशा कहां से लिए हुए हैं? निमी से। निमी से नहीं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की जो बुक है प्रॉपर उसी से लिए हुए हैं। ये वापस 20-20 में पूछता रहूंगा, ध्यान रखना। जिसने लिख दिया है वापस झट से रिवीजन करते रहो, क्योंकि जब देखो हर कोई याद कर सकता है तो अपन में क्या कमी, अपन क्यों नहीं याद रख सकते? फोन अंदर डाल दो एक बार। हो गया? याद रह जाएगा प्रास आपको? एक तो इसकी प्रास, एक केबलों वाली जो अपने लिखा था, याद हो तो 0 से 1100, 1100 से 11 केवी, 11 केवी से 33 केवी, 33 केवी से 66 केवी और 132 केवी से अब है। इसमें सबसे पहले पूछता है कि ओवरहेड लाइन में मध्यम वोल्टेज का परास होता है। ओवरहेड लाइन में मध्यम वोल्टेज का परास होता है, वहां पर ये सारे के सारे ऑप्शन मिलेंगे आपको। तो क्या होगा? 250 से 650 तक वो ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। यहां पर तो डायरेक्ट एक तो वन लाइनर क्वेश्चन बनता है, एक अगर नहीं पता है तो कोई आइडिया नहीं लगा सकते हो आप। सबसे ज्यादा भी आप यूपीपीसीएल के पेपर उठाकर देखो, हर दूसरी बार ये क्वेश्चन पूछ रखा है कि ओवरहेड लाइनों में मध्यम वोल्टेज का परास होता है। ए बी सी डी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। क्या होगा? 250 से 650 वोल्ट तक। लिख दिया अब तो। नेक्स्ट अगला लिखो, रूल नंबर 32। रूल नंबर 32 क्या कहता है? कोई बता सकता है? आप ही बताओ। अपन के जो सुरक्षा युक्तियां होती है या जो भी ये प्लग होते हैं, ये फेज में लगे होते हैं या न्यूट्रल में? क्यों न्यूट्रल में क्यों नहीं होते? न्यूट्रल में लगा दोगे तो क्या होगा? फेज न्यूट्रल नहीं करेंगे? न्यूट्रल से चालू रह जाएगी। क्यों? वो तो स्विच को मैं ऑफ कर सकता हूं ना, ये तो गलत बात है। मतलब क्या होता है यहां पर देखो, अपन जानते हैं, देखो ये बनाना नहीं है, ये देखो मैं कह रहा हूं एक तो मेरा होता है फेज, एक होता है न्यूट्रल। मैं दोनों बार अलग अलग बता देता हूं। एक बार फेज में मैंने क्या लगाया, ये मेरा प्लग लगाया और इस प्लग के द्वारा मैं किसको ऑन कर रहा हूं? ये बल्ब को ऑन कर रहा हूं, कोई प्रॉब्लम। और दूसरी बार यही में अब मैं जैसे ही इसको ऑन करूंगा तो परिपथ बंद होगा नहीं होगा? बंद होगा, तो इसमें धारा बहेगी। ठीक है। दूसरा मैंने क्या किया, यहां पर इसी को ही मैंने न्यूट्रल में लगा दिया, ये लगा दिया। ठीक है। अब अगर मैंने ऑफ किया तो ये बंद होगा? बंद होगा, धारा बहेगी नहीं बहेगी? तो फिर अपन कहते हैं कि फेज में क्यों लगाते, न्यूट्रल में क्यों नहीं लगाते हैं?
रहेगी, तो फिर इसमें क्यों नहीं लगाया? इसमें इसी का नहीं लगाते। यहां पर देखो, मान लो आप गलती से देखो, अगर इस स्थिति में आपने क्या कर दिया, यहां पर इस बल्ब के हाथ लगा दिया, क्या कर दिया आपने, इस बल्ब के हाथ लगा दिया, और आप नंगे पैर हो, तो आप क्या बन गए, यहां पर देखो, इस धारा के लिए रिटर्न पाथ, क्योंकि पहले तो नहीं जा रहा था। अगर आपको मान लो ये बंद करना भूल गए, क्या कर दिया, बंद करना भूल गए, तो यहां पर क्या होगा, यहां से धारा यहां तक तो आ रही है, लेकिन अब इसको आगे जाने के लिए रास्ता नहीं मिला, लेकिन आपने गलती से यहां पर क्या लगा दिया, हाथ लगा दिया, तो धारा को यहां से क्या मिल जाएगा, ये रास्ता मिल जाएगा, और आप क्या हो जाओगे, ऊपर चले जाओगे। समझे ना? तो ये, लेकिन यहां पर कोई नहीं, अगर ये ऑफ है तो भले ही हाथ लगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसको कोई भी पथ नहीं मिला है। समझे? तो क्या होता है, ये रूल कहता है कि हमेशा सुरक्षा युक्तियां तथा प्लग को सदैव किस वायर में लगाया जाता है, फेज में, अर्थात इसे न्यूट्रल में नहीं लगाया जाता है। लिख दो, सुरक्षा के लिए, ये अपन की सुरक्षा के लिए अपन करते हैं ऐसा। सुरक्षा युक्तियों कौन कौन सी होती पता ना, लिखूं या सब समझते हो? फ्यूज हुआ, पढ़ लिया आपने, एमसीबी हुआ, सर्किट ब्रेकर हुआ, समझ गए आप इसे। सुरक्षा युक्तियों को सदैव फेज वायर में लगाया जाता है। फेज वायर का अन्य नाम क्या है? वेरी गुड, इसी को ही अपन कहते हैं लाइव वायर। लाइव का मतलब क्या है? जीवित तार। फेज वायर या लाइव तार में लगाया जाता है, अर्थात इसे न्यूट्रल में नहीं लगाया जाता है। किस में नहीं लगाते हैं? अर्थात इसे न्यूट्रल में नहीं लगाया जाता है। बताओ, लाइन पूरी की पूरी समझ आई नहीं आई? अब फेज क्या होता है, न्यूट्रल क्या होता है, आपको पहले ही बता दिया है। नेक्स्ट, अगला, ये रूल काफी इंपॉर्टेंट है, या कभी कभार सुरक्षा युक्तियों की जगह क्या लिखा हुआ मिल सकता है आपको? कटआउट। लिख दो, अगर किसी को नहीं पता तो सुरक्षा युक्तियों को अपन कटआउट कहते हैं। पता है ना सबको? लिख देना अगर नहीं पता है तो। इन्हीं सुरक्षा युक्तियों को अपन क्या कहते हैं? कटआउट। अब मेरे ख्याल से कटआउट सबने देखे होंगे। पहले के अगर बात करते हैं मीटरों में, तो पहले कटआउट लगते थे, बाद में क्या लगता था अपना ऊर्जा मीटर। लेकिन लोग क्या करते थे, उस कटआउट से सप्लाई ले लेते थे। तो अब क्या कर दिया, पहले ऊर्जा मीटर लगता है, फिर क्या लगता है अपने कटआउट लगते हैं। ये इंपॉर्टेंट रूल है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट, रूल नंबर 33 क्या कह रहा है? सुरक्षा के लिए प्रत्येक उपभोक्ता केंद्र पर क्या होना जरूरी है? अर्थिंग होना अनिवार्य है। और होता है या नहीं होता, आपको बताओ। तो ये रूल नंबर कौन सा है? 33 क्या कहता है? सुरक्षा के लिए प्रत्येक उपभोक्ता परिसर में, नया वर्ड क्या मिला? उपभोक्ता परिसर। क्या इसका मतलब नहीं समझते हो आप? अरे जिसके घर में लाइट आ रही, जो लाइट का उपयोग कर रहा है, जैसे मेरे घर में लाइट आ रही तो मैं ही उपयोग कर रहा हूं, तो उपभोक्ता परिसर में अर्थिंग होना अनिवार्य है। अर्थिंग होना अनिवार्य है। अब अर्थिंग अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप पढ़ते हो तो। ये कोई छोटा टॉपिक नहीं है, इतने काम से नहीं बनता, इसकी अर्थिंग के काम से सब कुछ बन जाएगा। अर्थिंग अपने आप में एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अर्थिंग कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कौन कौन सी?
प्लेट अर्थिंग, पाइप अर्थिंग, रोड अर्थिंग, पढ़ते हो ना। तो यहां पर कुछ आपको देखता हूं, पूछता हूं कौन कौन बताता है। पहला, जब अपन अर्थिंग करते हैं तो अर्थिंग को घर से कितनी दूरी पर होना अनिवार्य है? 1.5 मीटर, कम से कम 1.5 मीटर, बाकी तो कितनी भी रखो, कम से कम कितना अनिवार्य है? 1.5 मीटर। नेक्स्ट, अर्थिंग, मान लो अपन अर्थिंग के लिए अगर इलेक्ट्रोड का प्रयोग करें तो उस इलेक्ट्रोड की लंबाई कम से कम कितनी होनी चाहिए? 2.5 मीटर। 2 से 3 ऐसा नहीं, ऑप्शन ये प्रॉपर है, ये काम यहां पे नहीं चलेगा। 2 से 3 यहां पे फिक्स है, ऑप्शन मिलेंगे 2.3, 2.5 ऐसे मिलेंगे। तो कितनी होती है? 2.5 मीटर। तीसरा क्वेश्चन कि उस इलेक्ट्रोड की ग्राउंड से कम गहराई कितनी होनी जरूरी है? कम से कम 2.5 मीटर, बाकी अधिकतम कितनी भी रख सकते हो। कम से कम कितनी होनी जरूरी है? 2.5 मीटर। अब बात करता हूं एक और बहुत इंपॉर्टेंट कि अर्थिंग के लिए मुख्यतः किसका प्रयोग करते हैं? बहुत अच्छा, जीआई। जब भी आपको यहां पर बात हो तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं जीआई को। चाहे अर्थिंग प्लेट हो, हाँ कॉपर की बनी होती है, कोई गलती नहीं है, लेकिन कॉपर और जीआई एक साथ नहीं मिलेगा। अगर एक साथ मिलता है तो भी प्रायोरिटी किसको देंगे? जीआई को देंगे। तो अपन यहां पर 1-2 पॉइंट लिख देता हूं। बात होती है अर्थ की, बाकी तो आप अर्थ पढ़ोगे वहां पर। अर्थ की 2-3 बातें। पहला, अर्थ का अगर आपको पूछे विभव कितना होता है? 0। दूसरा, अर्थ का प्रतिरोध कितना होता है? निम्न। और अगर आपको पूछे आइडियल कंडीशन में प्रतिरोध 0। ये बातें अपने को ध्यान होनी जरूरी है। 0 क्यों रखते हैं पता है ना सबको? ताकि ज्यादा मान लो कोई फॉल्ट आ गया, मान लो कोई लीकेज धारा है, वो सारी की सारी कहां पर चली जाए? ग्राउंड में चली जाए, और अपने को क्या मिल जाए? सुरक्षा। बाकी आप लिखते रहना जब आपको वहां पे लिखाएंगे। अब एक और क्वेश्चन पूछ लूं, अर्थ का प्रतिरोध अपन ने क्या लिखा है? निम्न। अर्थ का प्रतिरोध किसके द्वारा मापते हैं? हाँ सबसे लास्ट, बाकी कोई नहीं बोलेगा। अर्थ का प्रतिरोध किसके द्वारा मापते हैं अपन? सबसे लास्ट इधर नहीं, आप बताओ। हाँ मैं बैठ कर बता। अर्थ टेस्टर को नहीं लिखा है क्या? अर्थ टेस्टर के द्वारा मापते हैं। जब मैंने प्रतिरोध पढ़ाया था तो वहां पे नोट में लिखा था ये पॉइंट कि अर्थ के प्रतिरोध को अर्थ टेस्टर के द्वारा मापते हैं तथा सदैव कौन सी सप्लाई की आवश्यकता होती है? एसी। अगर डीसी दोगे तो वहां पर इलेक्ट्रोलाइसिस की क्रिया हो जाएगी तथा सही प्रतिरोध मापन नहीं होगा। लिखा था। मान लो अगर प्रतिरोध ज्यादा है, अब क्वेश्चन कैसा अच्छा बना कि प्रतिरोध कम करने की कौन कौन सी विधियां हैं? तो एक तो अपन लिखते हैं वहां पर सदैव क्या बना के रखनी जरूरी है? नमी, अर्थात टाइम टू टाइम वहां पर अर्थ में पानी डालना जरूरी है। दूसरा, अगर फिर भी प्रतिरोध क्या है? ज्यादा है, तो वहां पर क्या डालना जरूरी है? कोयला और नमक। कोयला और नमक डालना जरूरी है। फिर भी प्रतिरोध ज्यादा है तो क्या करते हैं? उस अर्थ इलेक्ट्रोड को ज्यादा से ज्यादा जमीन में गहराई पे डालते हैं। फिर भी प्रतिरोध ज्यादा है। अब एक क्वेश्चन और पूछता हूं, ये जो अर्थ इलेक्ट्रोड होता है उसे क्षैतिज स्थिति में लगाया जाता है या ऊर्ध्वाधर? वेरी गुड। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा गहराई में जाएगा, और जैसे जैसे गहराई में जाएगा तो नमी बढ़ेगी, प्रतिरोध क्या होगा? घटेगा। एक और कंडीशन है, फिर भी अगर प्रतिरोध ज्यादा है तो 2 से अधिक इलेक्ट्रोड को क्या करो? समांतर में जोड़ो। लेकिन कंडीशन है उनके बीच की दूरी उनके दुगुने से कम नहीं होनी चाहिए। क्या कंडीशन है? और दुगुने का मतलब कितनी? कम से कम 5 मीटर। क्योंकि अभी अपने बोला था ना इलेक्ट्रोड की लंबाई कितनी होती है? 2.5 मीटर। तो उनके बीच की दूरी 5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, बाकी ज्यादा रख सकते हो। ये बातें याद रखना अपने आप में। हाँ बोलो। है सुनने को या मैं नहीं पता है? नहीं डाल है, वही कह रहा हूं। नमक तो सबको पता है, नमक या फिर अपन डालते हैं कोयला। ये कोई वास्तव में ये क्या करते हैं? कोयला प्रतिरोध को कैसे कम करता है? नमी को अवशोषित करता है। और अपन कह ही रहे सबसे पहला क्या करते हैं? अगर नमी आपने बना के रख दी तो प्रतिरोध क्या होगा? अपने आप कम हो जाएगा। तो कोयला क्या करता है? नमी को बनाए रखता है। नोट कर लो। तो 2 रूल नंबर हो गए। इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है? ये और ये तो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बातें तो आपको वैसे भी आती है मेरे ख्याल से। इसके अलावा अर्थिंग तो आप बहुत गहराई में पढ़ोगे। अर्थिंग तो यहां पर कुछ लिखा भी नहीं, अर्थिंग का अलग से टॉपिक है आपके।
हाँ वेरी गुड, अर्थिंग इलेक्ट्रोड किसका बना होता है? जीआई। ये जीआई क्या होता है? क्या होता है? गैल्वेनाइज आयरन, लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाना। अब देखो ऑब्जेक्ट क्या होता है? लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण। तो देखो यहां से वर्ड क्लियर हो रहा है, लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण। तो कहां याद रखने की जरूरत है आपको? नेक्स्ट आगे आओ, लिखो रूल नंबर 35। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, जो अभी अगर किसी ने इंस्ट्रक्टर का एग्जाम दिया है तो ये अपने जो इलेक्ट्रिशियन के एग्जाम हुए थे, जो सोलर के हुए थे, जो वायरमैन के हुए थे, तीनों एग्जाम में ये पूछा गया था। हैं? स्टार करो इस रूल को, जो सबसे ज्यादा इसमें भी पूछते हैं। क्या होता कोई बता सकते हैं? किसी ने रूल में 35 नहीं जानते हो कोई भी? सुरक्षा के लिए, मतलब सबके सब सुरक्षा के लिए होते हैं। क्या 32 सुरक्षा के लिए नहीं था? हाँ, अब थोड़ा सुरक्षा नोटिस। अरे हाई वोल्टेज और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज जो लाइनें होती है, क्योंकि अपन ट्रांसमिशन की बात करते हैं, तो आपने देखा नहीं पोल के ऊपर एक खोपड़ी बनी हुई आदमी की सिंबल देखा है? वही नोटिस होता है। कौन सा होता है ये? रूल नंबर 31। लेकिन कौन सी लाइनों में होता है? एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज और हाई वोल्टेज लाइनों में, लो वोल्टेज लाइनों में नहीं होता है। क्या होता है? डेंजर नोटिस। इसे अपन क्या कहते हैं? ऊपर लिखा हुआ भी होता है, ध्यान रखा हो तो कभी। मेरे ख्याल से इस वर्ड से समझ जाओगे। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइनों में, हाई वोल्टेज तथा एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइनों में सुरक्षा, लाइनों से सुरक्षा के लिए क्या होता है? सुरक्षा नोटिस। हाई वोल्टेज तथा एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइनों से सुरक्षा के लिए सुरक्षा नोटिस पोलों पर लगा होता है। कहां पे लगा होता है? पोलों पर लगा होता है। ऐसा कौन कौन है जिसने ये नहीं देखा है? पोलों पर लगा होता है क्या? हिंदी में लिखा होता है खतरा। हाँ तो बस समझ तो गए ना अपन। डेंजर नोटिस मतलब खतरे से सावधान। ये लिखो तो ऐसे लिख दो, सुरक्षा नोटिस या खतरे से सावधान। खतरे से सावधान। अब यहां पर एक नोट में और क्वेश्चन पूछते हैं, जब अपन लिख रहे हैं तो सारी बातें एक भी नहीं छोड़ते अपन। अपने जब पोल लिखा है तो पोल में अपन के एग्जाम में पूछते हैं आरसीसी पोल, कि आरसीसी पोल की जो गहराई होती है वो कितनी होती है? वेरी गुड। आरसीसी पोल की जमीन में गहराई, जमीन में गहराई अपनी कुल लंबाई की 1/6 होनी अनिवार्य है। अपनी कुल लंबाई की 1/6 होनी अनिवार्य है। इसका मतलब इस रूल के ऊपर आप क्या कर लो, वैसे तो रूल ज्यादा है भी नहीं, 15 या 16 भी है, लेकिन इस रूल के ऊपर स्टार कर दो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट पूछते हैं अपने को। 250 हाई वोल्टेज, और 250 हाई वोल्टेज किसने लिखा है आपको? मीडियम वोल्टेज लिखा है था मैंने। ये तो मीडियम वोल्टेज की भी क्या है? लोअर लिमिट है, मतलब लो वोल्टेज की श्रेणी में गिना जाता है। ये तो नहीं लिखा है क्या? लो वोल्टेज 0 से 250। नेक्स्ट अगला है रूल नंबर
37 या 38, रूल नंबर 38 क्या होता है? मोटर हुआ, जनरेटर हुआ, उस पर जब अपन कार्य करते हैं तो जो इंसुलेशन होता है वो क्या होना चाहिए? प्रॉपर रेटिंग का होना अनिवार्य है। क्या लिखेंगे अपन? तो लिख दो विद्युत उपकरणों का, विद्युत उपकरण क्यों लिखा है? क्योंकि कोई भी उपकरण देख लो, विद्युत उपकरणों का इंसुलेशन, विद्युत उपकरणों का इंसुलेशन पर्याप्त रेटिंग का होना अनिवार्य है। पर्याप्त क्षमता लिख दो या रेटिंग, पर्याप्त रेटिंग का होना अनिवार्य है। अब इसमें ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है अगला। अब ऊपर वाले में देखो मैंने पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट बोला है, और ये भी जो नोट लिखा है ये भी इंपॉर्टेंट बोला है, मतलब 35 तो पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है। इसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है अगला। वर्ड क्या लिखा मैंने? इंसुलेशन। तो यहां से इसके ऊपर अपन 2 पॉइंट और लिख देंगे। इंसुलेशन, मेरे ख्याल से सबको पता होगा क्या होता है इंसुलेशन। इंसुलेशन होता क्या? बॉडी। ये किसने बताया? जो धारा का विरोध करता है, बस इतना याद। इंसुलेशन क्या होता है? धारा का विरोध करता है। आपने देखा नहीं, मैं बताऊं सिंपल सा, आपने कभी वाइंडिंग करते हुए देखा है? तो आप देखो स्लॉटों में जब अपन वाइंडिंग स्थापित करते हैं तो उससे पहले उस स्लॉट के अंदर पेपर इंसुलेशन रखते हैं, मिल्की कलर का होता है, देखा हो तो किसी ने, तो वही होता है इंसुलेशन। उस इंसुलेशन की मोटाई किस पर निर्भर करती है? वोल्टेज पर। ज्यादा वोल्टेज होगा तो मोटाई ज्यादा लेंगे, और कम वोल्टेज है तो मोटाई कम लेते हैं। तो ये जो इंसुलेशन रखते हैं इसी की बात हो रही है कि ये प्राप्त रेटिंग का होना अनिवार्य है। तो बात करते हैं यहां पर, देखो इंसुलेशन का मापन किसके द्वारा करते हैं? 2 बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मापन, और दूसरा है इंसुलेशन का प्रतिरोध कितना होना जरूरी है। ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार करके लिखो अपन के एग्जाम में। वैसे मैंने ये बातें पहले लिखाई भी है एक बार कहीं। मापन तो किसके द्वारा करते हैं सबको पता है, आपको तो मैं लिख देता हूं आपके सामने, मेगर। लेकिन इसका आंसर आप बताओगे कि इंसुलेशन का प्रतिरोध कितना होना अनिवार्य है? 1 मेगा ओम से अधिक। कितना भी हो सकता है, कम से कम कितना होना अनिवार्य है? 1 मेगा ओम से अधिक होना अनिवार्य है। स्टार करके इसको लिखो, रूल को ज्यादा, रूल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, नोट करो अब। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छे पढ़ने में भी, क्योंकि ये बातें आपने देख रखी है। इंसुलेशन ऐसा कौन है नहीं देखा है? आपको पूछे मेट्रो मोटरों में कौन सा इंसुलेशन का प्रयोग करते हैं, तो क्या ये कोई देखोगे आप? कौन से का करते हैं? पेपर इंसुलेशन। आपको एक ही मिलेगा, पेपर इंसुलेशन का प्रयोग करते हैं। कहां पर करते हैं? तो आपने देखा होगा तो वायर के खुद के ऊपर तो इंसुलेशन होता है। वायर के ऊपर कौन सा इंसुलेशन होता है? पीवीसी। कौन सा होता? पीवीसी। उस वायर को जब अपन स्लॉट में रखते हैं ना, तो उससे पहले आपने देखा होगा तो अपने क्या रखते हैं? पेपर रखते हैं। उसी पेपर को कहते हैं अपन इंसुलेशन, जो मतलब एकदम विद्युत का क्या करता है? विरोध करता है, ताकि अपने कभी कभार फिर इंसुलेशन, तभी अपन कहते हैं सबसे पहले अपन जब मोटर फॉल्ट होती है तो एक अपना बॉडी अर्थ चेक करते हैं कि कहीं ना कहीं वायर कट कर या इंसुलेशन कोई खराब हो गया है, तो कहीं ना कहीं वायर कहीं बॉडी से तो अर्थ नहीं हो रहा है, तो ये होता है इंसुलेशन। ये कौन बोला? अनंत। अरे अनंत नहीं होता है इंसुलेशन का प्रतिरोध। आपको कह दे कितना होता है? 1 मेगा ओम से अधिक कितना भी हो सकता है, मेगा ओम की रेंज में स्टार्ट होता है। हो गया। नेक्स्ट अगला रूल नंबर 39, स्टार करके वापस लिखो इसको। ये रूल नंबर बहुत बार एग्जाम में पूछ रखा है, पिछली बार हेल्पर में भी पूछा था बहुत। ये रूल है अपने वाला। अपन क्या करते हैं? ये रूल है अपने संबंधित,
समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। नहीं समझे? इतने लिखा हुआ है, इतनी मतलब सबकी इंग्लिश आई है। स्टार करके आपको लिखना है इस रूल को, बिजली चोरी से संबंधित है। तभी तो कहते हैं ना कि अगर बिजली को चोरी करना है तो सर्विस लाइन को कभी भी छेड़छाड़ मत करो, क्योंकि अगर सर्विस लाइन के, तभी तो सर्विस लाइन के ऊपर हमेशा इंसुलेशन लगा होता है। आपको लेनी है तो डायरेक्ट ओवरहेड लाइन से ले लो, लेकिन अगर आप सर्विस लाइन के साथ किसी प्रकार का क्या करते हो, छेड़छाड़ करते हो, तो आपके ऊपर पेनल्टी कितनी भी लग सकती है, जब से आपने लाइट लिया है वहां से आज तक। कहते हैं नहीं कहते हैं? तो ये रूल है अपने संबंधित, बिजली को चोरी से किस प्रकार से बचाया जाए। तो बिजली चोरी से संबंधित कौन सा रूल है? रूल नंबर 39। हाँ वेरी गुड, आपसे ज्यादा यहां पर बता रहे हैं, सुन के बता रहे हैं। समझ गए आप? नेक्स्ट अगला है रूल नंबर, ये दोनों रूल नंबर 35 और रूल नंबर 39, ये दोनों बार बार डायरेक्ट पूछते हैं। क्योंकि ये क्यों पूछते हैं? क्योंकि एक लाइनर में ही है। रूल नंबर 43 क्या कहता है, कोई बता सकता है? रूल नंबर 43 कहता है कि सुरक्षा के लिए जो अपने जीएसएस होते हैं, सब स्टेशन होते हैं, या जो उत्पादन केंद्र होते हैं, वहां पर अग्निशामक यंत्र उपलब्ध होना जरूरी है, ताकि मान लो आग लग भी जाए तो वहां से कब तक आएगी, तब तक तो सारा, तो क्या लिखेंगे अपन? विद्युत की आग से सुरक्षा के लिए हर घर उपलब्ध होना जरूरी नहीं है। कहां पर? ये देखो, सुरक्षा के लिए क्या क्या लिखा अपने? पहला उत्पादन केंद्र मतलब जनरेटिंग स्टेशन, दूसरा क्या है? सब स्टेशन, तीसरा क्या है? जीएसएस पर क्या होना जरूरी है? अग्निशामक यंत्र उपलब्ध होना चाहिए, जरूरी है, बहुत जरूरी है। अब यहां पर एक क्वेश्चन और पूछता हूं, देखो, जब आपने लिख भी दिया है तो विद्युत की आग बुझाने के लिए कौन से अग्निशामक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? पानी है, हेलोन, और तो कभी भी फॉग का उपयोग नहीं कर सकते हैं, कभी भी अपन पानी का उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो फिर किसका प्रयोग कर सकते हैं? हाँ रेत का कर सकते हो, हाँ थोड़ा बहुत, लेकिन रेत का कर सकते हो। CO2 का कर सकते हैं, हेलोन का कर सकते हैं, लेकिन किसका नहीं कर सकते हैं? पानी और फोम का उपयोग नहीं कर सकते। पढ़ा भी होगा मेरे ख्याल से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, अपने आप में पूछ के आगे बढ़ा करो कि कौन से के लिए किसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, वेरी गुड, रूल नंबर 44 एक बंदे ने लिख भी दिया है। अगला है रूल नंबर 44। वैसे तो अपने दोस्त तो ऐसे नहीं होते हैं। ये क्या कहता है कि मान लो किसी को भी विद्युत झटका लग भी जाए तो उसको किस प्रकार से बचाया जाए, इसका नोटिस वहां पे लगे होने चाहिए। सही बात है, वैसे तो बचाते नहीं है, मजा आता है कि ठीक है कोई बात नहीं, आपने तो ऐसे है दोस्त यहां पर था, गांव में पीटते हैं, गांव में भले ही पीटे, गांव में कौन सा अब खट, हाँ किससे? हाथ से पीटते हैं, चप्पल से पीटते हैं, हैं? चप्पल क्या होता है? इंसुलेटर होता है, हाथ लगाओ तो खुद पहले, उससे पहले खुद मरोगे। तो वो क्या होता है, शरीर थोड़ा एक्टिव हो जाता है, क्योंकि नहीं तो क्या होता है उसमें फ्री आवेश बॉडी में होते हैं ना, वो अभी तक मौजूद रहते हैं। तो मैं कह रहा हूं फ्री आवेश मौजूद रहते हैं, जैसे खुद को क्या झटका लगने का डर रहता है,
तभी तो कहते हैं जैसे उसको है। तभी पागल को जब ले जाते हैं ना हॉस्पिटल में, क्या करते हैं, उसको बिजली के झटके दिए जाते हैं ताकि उसका दिमाग ठिकाने पर आ जाए, समझे ना। तो ये होता है, ऐसे थोड़े कि झटका देते हैं तो बहुत बड़ा झटका, झटका ऐसा देता है कि ताकि क्या हो जाए, दर्दनाक हो लेकिन मौत ना हो। देखा भी होगा, किसने अनुभव किया होगा, किया तो नहीं, लायक है थोड़ा सा है। हाँ वेरी गुड, ये सीटीसी लिख रहा है, ये एक ही बात है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है, ध्यान रख। तो क्या लिखेंगे, रूल नंबर 44 क्या कहता है, विद्युत के झटके से लगे आदमी की, और ये भी आपने पढ़ा होगा, पढ़ा कभी कि कितनी प्रकार की विधियां होती है, मुंह से मुंह विधि, मुंह से नाक विधि, और सेफर विधि, सिल्वेस्टर विधि, 4 विधियां होती नहीं होती है। तो ये, और एक बहुत ज्यादा अगर कॉमन में चला जाता है तो अपन एक देते हैं क्या, CPR, है। तो ये सब के सब, तो ये किसको पता लगेगा, तो ये नोटिस वहां पर लगे हुए होने जरूरी है, कहां पर, ये तीनों पर। विद्युत के झटके से, या विद्युत के झटके, विद्युत का झटका लगे व्यक्ति को किस प्रकार से बसाया जाए, इसके नोटिस जनरेटिंग स्टेशन समझ जाओगे, सब स्टेशन तथा GSS में लगे होने चाहिए, और लगे हुए भी होते हैं अगर किसी ने देखा हो तो। नोट कर लो, 3 और रूल आ गए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है अपना 39, चप्पल से नहीं सर, जूतों से पीटते हैं आर पार के, ये तेरे लायक है। बताओ कौन बता सकता है CPR, भूल गए, याद करो, किसको याद है CPR, ये क्वेश्चन कोई पूछने लायक थोड़ी होते हैं, इतने बैठे हैं कम से कम 30-35 है, कौन बताएगा CPR का फुल फॉर्म क्या होता है, हैं? ये तेरे जैसा ही है ना, है? अरे CPR का पूरा नाम क्या होता है, एग्जाम में ये पूछता है CPR का पूरा नाम। ऑप्शन तो क्या दे, थोड़ा हिंट दे दूं आपको, तो P का मतलब होता है पल्मोनरी, R का मतलब होता है रेसिक्वेशन। अब एक ही वर्ड रहा अपने सामने, क्या पढ़ते हो आप, है? गाड़ी तो वही तो देख लिया तब तक। अब की बार तेरा फोन ही ले लूंगा, ध्यान रख लेना, इसका आगे रख दो फोन, हाँ नहीं तो अब की बार वापस नहीं, देख कल एक जमा हुआ है, आज तेरा हो जाएगा। हाँ लिख दो जल्दी से, हो गया। ये देखो, ये बेसिक पढ़, आपको बेसिक हो गया ना। नेक्स्ट देखो, यहां पर भी इसने भी खोद लिया है। नेक्स्ट आगे बढ़े कि हो सकता है मेरा नंबर भी आ जाए, है ना। तो कहां ढूंढने, CPR ये वर्ड हमेशा जरूरी होने चाहिए, देखो ध्यान होना भी। अगर देखो किसी, पिछली बार मैं ट्रेन में जा रहा था, अभी गया था ना यहाँ पर, तो एक बंदे को ये मतलब कभी कभार आता है ना, ये दांत जुड़ गए थे, तो एक बंदे को वहां पर CPR देना आता था। हाँ तो वो उसने, देखो ये देना आता, बहुत अच्छी बात है, उस बंदे ने अब कितना हेल्प की। तो कोई ना कोई उसके सामने देखेगा ही देखेगा कि वास्तव में अपने जैसों को नहीं देनी आती, तो फिर पढ़ के आगे है, फुल फॉर्म सब आती है, लेकिन करोगे क्या फिर। नेक्स्ट आगे आ जाओ, रूल नंबर याद हो गया, रूल नंबर 39, आगे आ जाओ। अगला है रूल नंबर 48, वापस स्टार्ट करो इसको। ये तो मेरे ख्याल से सबको पता होना जरूरी है, क्योंकि इसके ऊपर अपन के न्यूमेरिकल आते हैं एग्जाम में। अब ये 3-4 रूल है, इतने इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा एग्जाम में आते हैं, जो एग्जाम में आते हैं उसको अलग से स्टार्ट कर रहा हूं। एक तो इंपॉर्टेंट है रूल नंबर 28, 35, 39। अब है आगे कौन सा, 48। कोई बता सकता 48 क्या है?
सर एक रिक्वेस्ट है कि एक क्लास रिवीजन की रखा दीजिए। सही है बात, आपका यही करता रहूं मैं, है ना? क्या फायदा होगा फिर रिवीजन का करवाने से मेरे को? ठीक है ना? पढ़ो तो आपकी मर्जी है, नहीं पढ़ो तो हमारा काम है सिलेबस करवाना, वो कंप्लीट करवा दिया है। डाउट हो तो आप पूछ लो, रिवीजन करवाने फिर आप यही करते रहो। हाँ, आ जाओ यहां पर, स्टार करो इसको। रूल नंबर 48 बहुत अच्छा रूल है। ये कहता है कि उपभोक्ता सिरे पर, देखो ये 2-3 पॉइंट बोलो, ध्यान रखना। उपभोक्ता का मतलब क्या होता है? जहां पे लोड लगा होता है, जैसे ये अपन लाइट घर होते हैं तो वो उपभोक्ता में गिने जाते हैं। जीएसएस क्या होता है? जहां से लाइट भेजी जाती है। सब स्टेशन क्या होता है? जहां से लाइट ट्रांसमिट की जाती है। और उत्पादन केंद्र क्या होता है? जहां पे लाइट बनाई जाती है। तो याद है ना, ये रूल नंबर कहता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल नंबर है, याद रख लेना। ये रूल कहता है कि उपभोक्ता परिसर में, बहुत अच्छा रूल है, ध्यान रख लेना। उपभोक्ता परिसर में लीकेज धारा का मान, बहुत अच्छा पॉइंट है। अब ये लीकेज धारा क्या होती है? इतना अच्छा रूल है, 100% आपके एग्जाम में आएगा। लेकिन एक तो होती है धारा, एक होती है लीकेज धारा, लीकेज करंट। बताओ क्या होती है? जैसे ये अपना है ना, वो बैठा लीकेज। हाँ, क्या होती है लीकेज? मतलब वे जो लोग फीस तो दे देते हैं, पढ़ने नहीं आते हैं। मत है तो पढ़ने आता है तो तेरे थोड़ी का, मैंने कहा वो बैठा है तो तुम अपने ऊपर क्यों ले रहा है? हैं? कोई ना, जिससे बनते हैं उसी से बोलते हैं, बाकी कुछ अपवाद है, क्या बोले उनको, समझे ना? हाँ, ये भी ध्यान रखो। हाँ, तो ये जानो, ये लीकेज धारा होती है, वो अपने आप में अपवाद है। कभी कभार मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊं, कभी कभार अपन दरवाजा खोलते नहीं खोलते तो अपने को क्या लगता है? झटका लगता है। या कभी कभार किसी के हाथ लगो तो अपने लगता है कि हल्का सा करंट लग रहा है अपने को। या कभी कभार अपने जब दीवार भीगी हुई होती है तो वहां पे हाथ लगाते तो ऐसा लगता है कि करंट अंदर ही अंदर घूम रहा है। तो वह धारा जो वायर के कंडक्टर से न जाकर वहां से इंसुलेशन खराब होने के कारण अपने रास्ते से क्या हो गई है? भटक गई है, और उसको न्यूट्रल भी नहीं मिला है। अगर न्यूट्रल मिल जाता तो कहां पर चली जाती वो? या अर्थ मिल जाता तो कहां पर चली जाती? अर्थ में। लेकिन वो मिला नहीं है, इसी कारण वो भटक रही है बीच में ही। तो उस धारा को क्या कहते हैं? लेकिन लीकेज धारा अगर ज्यादा होगी तब तो अपने लिए तो खतरनाक ही है। खतरनाक है या नहीं है? किसी का तो दिमाग सही कर देती है, लेकिन किसी को ज्यादा ही सही कर देती है, पूरा ही। तो क्या होता है? उपभोक्ता परिसर में लीकेज धारा का मान, बहुत अच्छा नियम है, ध्यान रख लेना। लीकेज धारा का मान फुल लोड धारा के, जिसे अपन कहते हैं पूर्ण भार धारा, पूर्ण भार, या इंग्लिश में लिखूं फुल लोड धारा, लिख दो भले ही, अच्छा रूल है इसका, पूरे लिख दो। फुल लोड करंट, लीकेज धारा का मान पूर्ण मान धारा के 1/5000 भाग से ज्यादा नहीं हो सकता, ज्यादा नहीं हो सकता। बहुत अच्छा रूल है, डायरेक्ट एग्जाम में बहुत बार पूछ रखा है, ज्यादा नहीं हो सकता है। अगर इससे ज्यादा है तो अगर कोई हेल्पर समझता है तो यहां से रुपए कमाता है वो, बहुत अच्छा है तभी तो। हाँ, मीठा मीठा करंट लगता है, हाँ वही सही बात है। उपभोक्ता परिसर में लीकेज धारा का मान फुल लोड धारा के कितने? 1/5000। वहां पर ऑप्शन में ये मिलेंगे 1/50, 1/500 या 1/5000। 1/5000 भाग से ज्यादा नहीं हो सकता। ये रूल नंबर कौन सा कहता है? कौन सा रूल नंबर कहता है? 48। अब यहां पर एक क्वेश्चन लिखो, जैसे क्वेश्चन लिख रहा हूं, यदि यदि फुल लोड धारा का मान, फुल लोड करंट का मान 10 एंपियर है तो लीकेज धारा का मान कितना होगा?
लीकेज धारा का मान कितना हो सकता है, कितना हो सकता है, बताओ जल्दी से। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा वो क्वेश्चन है 2 मिली एम्पियर। वेरी गुड, सही बात है। ये क्वेश्चन पर पढ़ा हुआ है, जो डायरेक्ट दे देगा। तो अपन कैसे निकालते हैं? लीकेज करंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? IL। क्या लिखा, कितना होता है? 1/5000 किसका? फुल लोड धारा का। फुल लोड धारा को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? IFL से। मान रख लो 1/5000 इंटू लीकेज धारा का मान कितना है? 10। जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 0.002 एम्पियर, या इसको अपन लिखते हैं क्या? 2 मिली एम्पियर। स्टार करके लिखना। अब कितना भी पूछ लो, 10 पूछो, 100 पूछो, 200 पूछो, 500 पूछो, सबका यही तरीका है। कर लोगे? इसी कारण इस रूल के ऊपर स्टार करो वापस। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है एग्जाम के लिए। ये 1/500 बता रहा, गलत बता रहा है। 1/5000 है, 3 जीरो है, देख लो एक बार वापस। अब आपने इसका आंसर बता दिया 1/500 एम्पियर। ओके, लेकिन ऑप्शन इस फॉर्मेट में मिलेगा। हो गया। अब बात करते हैं, मान लो ये लीकेज धारा, देखो यहां से आपने, मैंने बोला ना कि यहां से जो ये हेल्पर लगते हैं वो क्या कर सकते हैं? पैसे कमा सकते हैं। कैसे? उनको ये अथॉरिटी होती है। ये अगला रूल नंबर है जो अपन लिखेंगे नहीं, लेकिन आपको समझा दूं। रूल नंबर 49 क्या कहता है? रूल नंबर 49 कहता है कि अगर उपभोक्ता सिरे में लीकेज धारा का मान 1/5000 भाग से ज्यादा है तो उस उपभोक्ता को एक बार तो 48 घंटे का क्या दे दो? अल्टीमेटम दे दो। अगर 48 घंटे में भी वो इससे कम नहीं करता है तो उसका कनेक्शन परमानेंट काट दो। लाइट देना जरूरी नहीं है, उसको सुरक्षा देना जरूरी है। तो यहां से हेल्पर क्या कर सकता है? रुपए कमा सकता है। लेकिन पता हो तो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। समझे? ये रूल नंबर कौन सा था? 49 था। क्या क्या वापस बोलो। अगर लीकेज धारा का मान किसी उपभोक्ता परिसर में 1/5000 भाग से ज्यादा है तो जो अपना आपूर्तिकर्ता होता है, आपूर्तिकर्ता बोला हूं, जो आपूर्तिकर्ता होता है वो उपभोक्ताकर्ता को 48 घंटे का अल्टीमेट देता है, और 48 घंटे में भी उसका लीकेज धारा का मान अगर इससे कम नहीं होता है तो उसका कनेक्शन काट दिया जाएगा। कोई कार्रवाई नहीं होगी। कार्रवाई इतनी होगी कि उसको 400, 500, 2000 रुपए दिए तो वो भाग जाएगा, नहीं तो काट कर चला जाएगा। इलाज यही है। हो गया। अब बात करते हैं लीकेज धारा से सुरक्षा के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो नोट में अपन यहां पर एक और पॉइंट लिखेंगे। रूल नंबर 48 कंप्लीट नहीं हुआ है, यहां पे नोट में आप पॉइंट लिखोगे। आप ही बताओगे लीकेज धारा से सुरक्षा प्रदान करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ये मैंने पहले ही लिखा रहा है। हम तो टेक्निकल हेल्पर है लेकिन नहीं कमा रहे हैं। जब अपने को कुछ पता ही नहीं है तो क्या कमाओगे आप? और कोई जाएगा तो आजकल तो वहां की जनता समझदार होगी, जूते और देगा। ठीक है ना? ये आ जाओ। मैंने क्या बोला? लीकेज धारा से सुरक्षा प्रदान करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हैं? बताओ। अब ये क्वेश्चन एग्जाम का है? अर्थिंग लीकेज का प्रयोग करते हैं। ELCB मतलब लीकेज धारा से सुरक्षा प्रदान करने के लिए अर्थ वायर में ELCB तथा RCCB लगाई होनी चाहिए। तो क्वेश्चन पूछते हैं ELCB तथा RCCB कहां लगे होते हैं? अर्थ वायर में। किससे सुरक्षा के लिए? तो देखो कितने क्वेश्चन पूछते हैं अपने आप में। हाँ वेरी गुड, यहां से ऑप्शन आ गया है, लेकिन अपने में कोई नहीं है। आओ क्या लिखेंगे? इसी में आपको लगातार ही लिखना है, नोट लगाकर लिख दो। लीकेज धारा से, और मैंने ये लिखाया भी है आपको याद हो तो, जब MCB पढ़ाया था तो लिखाया था, लीकेज धारा से सुरक्षा प्रदान करने के लिए, ये अपने आप में एक क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना, किस डिवाइस का प्रयोग करते हैं? लीकेज धारा से सुरक्षा प्रदान करने के लिए
अर्थ वायर में कहां पे लगाते हैं, ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन हो गया है। अर्थ वायर में ईएलसीबी या ईएलसीबी या आरसीसीबी, ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन हो गया है। 3 क्वेश्चन हो गए हैं। ईएलसीबी या आरसीसीबी का प्रयोग किया जाता है। याद रहेगा या नहीं रहेगा? 2 क्वेश्चन और हो गए। ईएलसीबी का पूरा नाम, वेरी गुड, ये तो सबको पता है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। तो नाम से ही पता लग रहा है, देखो, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। और आरसीसीबी का तो रेजिडुअल करंट अपने आप में लीकेज करंट ही होती है, रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। तो यहां से देखो, इस नोट से आपके एग्जाम में कितने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, एक एक करके देखो। सबसे पहला, लीकेज धारा से सुरक्षा प्रदान करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ईएलसीबी तथा आरसीसीबी। एक ऑप्शन में मिलेगा, दोनों नहीं मिलेंगे। दूसरा, ईएलसीबी तथा आरसीसीबी का प्रयोग क्यों किया जाता है? लीकेज धारा से सुरक्षा प्रदान करने के लिए। तीसरा, ईएलसीबी तथा आरसीसीबी को परिपथ में कहां पे लगाया जाता है? अर्थ वायर में। और चौथा क्वेश्चन, ईएलसीबी तथा आरसीसीबी का पूरा नाम क्या होता है? हाँ, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। और नोट कर लो जल्दी से फुल फॉर्म। सर, अरे फुल फॉर्म मैं लिखा दूंगा, आपके करने कहने की जरूरत नहीं है। नोट करो जल्दी से। हो गया? नेक्स्ट, अगला रोल नंबर क्या हुआ? जाओ अगला लिखो, रूल नंबर 54। कौन सा है रूल नंबर? वापस इसको स्टार करो। रूल नंबर 54, वापस इसको स्टार करो। मैंने अभी बोला ना, आगे वाले जो रूल आ रहे हैं वो कंटिन्यूस बहुत इंपॉर्टेंट है। किससे संबंधित है बता सकते हैं कोई? वोल्टेज ड्रॉप। किससे संबंधित है? वोल्टेज ड्रॉप से संबंधित है। इतना अच्छा रूल है ये, तो हर बार एग्जाम में पूछते हैं। वोल्टेज ड्रॉप से संबंधित है। अब ये क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, क्वेश्चन क्या पूछते हैं वो देखो। हाँ, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वोल्टेज ड्रॉप में संबंधित कौन सा रूल है, तो अपन कहते हैं रूल नंबर 54। वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है सब समझते हैं ना? जब अपन लोड को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ना अपन, एकदम वोल्टेज गिर जाता है। मान लो पहले 230 आ रहा है अपने घर में वोल्टेज, जैसे ही एसी स्टार्ट की तो वो वोल्टेज 210 वोल्ट हो गया, देखा है? या 3 फेज में आपने देखा तो वोल्टेज कितना मिला? 400 के लगभग वोल्टेज मिल रहा है। जैसे ही मोटर स्टार्ट किया वो 350 के लगभग चला गया। ये कहलाता है वोल्टेज ड्रॉप। तो ये क्या कह रहा है? उपभोक्ता सिरे में, क्या लिखा आपने? उपभोक्ता सिरे में। और उपभोक्ता सिरे में वोल्टेज कितना मिलता है डायरेक्ट, आप बताओ? या तो 230 वोल्ट या फिर 400 वोल्ट। 230 वोल्ट है तब तो लो वोल्टेज माना जाएगा, और 400 है तो मध्यम। तो या तो ये लिखा हुआ मिलेगा, या फिर ऐसा भी मिल सकता है, लो वोल्टेज तथा मध्यम वोल्टेज। ये समझ आओगे? लो वोल्टेज तथा मीडियम वोल्टेज लाइनों में वोल्टेज ड्रॉप कितना हो सकता है? वेरी गुड, प्लस माइनस। किसमें? लो वोल्टेज की बात हो रही है। प्लस माइनस 6% स्टार करके इसको ब्रैकेट के अंदर ही रख दो। ये क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में पूछ रखा है। प्लस माइनस 6% से अधिक नहीं हो सकता है। प्लस माइनस 6% से अधिक नहीं हो सकता है। अगर इससे ज्यादा आपके वोल्टेज ड्रॉप होता है तो आप उस कंपनी के अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हो। तो उसके ऊपर क्या लगती है? पेनल्टी।
जैसे अपने के ऊपर पेनल्टी लगती है ना जब अपन बिजली चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं, तो इस स्थिति में अपन भी कंप्लेन कर सकते हैं। ये तो हुई लो और मीडियम में। इसी प्रकार हाई वोल्टेज लाइनों में वोल्टेज ड्रॉप कितना हो सकता है? 12.5। ये क्वेश्चन दोनों बार बार पूछ रखे। वोल्टेज ड्रॉप 12.5% से ज्यादा, 12.5% से ज्यादा नहीं हो सकता। मेरे ख्याल से ये दोनों पॉइंट सबको पता भी होगा। हाँ, ये हो सकता है रूल पता नहीं हो, तो ये रूल नंबर कौन सा है? 54। किससे संबंधित है? वोल्टेज ड्रॉप। स्टार करके इसको लिखना बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। 48 इंपॉर्टेंट था, 54 इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 55 स्टार करके वापस क्या कहता है? ये जैसे वोल्टेज ड्रॉप बताता है, ये आवर्ती परिवर्तन बताता है। क्या कह रहा है ये रूल? क्या कह रहा है? आवर्ती में परिवर्तन कितना से ज्यादा नहीं हो सकता है? ये तो सब बता दो। 3%। आवर्ती में परिवर्तन ±3% से ज्यादा नहीं हो सकता। हाँ, ज्यादा नहीं हो सकता। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। अर्थात अपन जानते हैं अपने इंडिया में आवर्ती कितनी होती है, तो F बराबर, ये तो 50 तो अपनी होती है, इसमें ±3% तक अलाउ हो सकता है। और ±3% निकालते हैं तो 50 का कितना आएगा? डेड। इसका मतलब न्यूनतम तो हो सकती है 48.5 और अधिकतम हो सकती है 51.5। ये तो अपन ने लिखा है, कोई पूछता नहीं है, पूछता है ±3%। तो न्यूनतम आवर्ती कितनी हो सकती है? आवर्ती का मात्रक क्या होता है? 8 और अधिकतम हो सकती है 51.5। स्टार करके रूल को लिखना दोनों। इसी कारण मैंने बोला था ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो, अब ये क्वेश्चन अपन के एग्जाम में आते हैं ऐसे कैसे। यहां से इस स्लाइड से 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछ रखे। और कभी कभार कोई रूल में अगर घुस जाता है ना, तो इसको क्वेश्चनों की लाइन मिल जाती है। यहां पर हो गया। नेक्स्ट आगे आओ, बात करते हैं रूल नंबर 61। वापस नहीं लिखा है, लिखो। ये कौन है? महेश। ELCB और RCCB में अंतर, अब बाद में पढ़ते रहना अंतर, क्योंकि जब पढ़ते हैं तब तो नींद में रहते हैं। हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़े। नेक्स्ट आगे आ जाओ, बात करते हैं रूल नंबर 61। ये कौन है? लव कुश। क्या कह रहा है? कुछ समझ में आता नहीं है क्या? तो अपने ऐसा करो, मेरे ख्याल से अब भी अगर नहीं समझ आता है ना, तो पढ़ाई को करो बंद, और अपने घर में अगर गायें भैंसे हैं तो उसको सराओ, या अपने जो माँ बाप का काम है उसको संभालो, उसमें फायदा रहेगा मेरे ख्याल से। क्योंकि इससे ज्यादा सिंपल कोई नहीं पढ़ा सकता। मैं तो आपको एक एक वर्ड करके बता रहा हूं, ठीक है ना? इससे ज्यादा आप कहीं और पढ़ना नहीं तो फिर, नहीं तो मेरे ख्याल से कोई पढ़ने का मतलब ही नहीं है आपके।
आ जाओ यहां पर है, कहा भेजे? अरे एक तो उसको ही बोलने दो, बीच में क्यों बोलते हो? हाँ बोल, क्या बोला भाई? आओ खेतों में भेज दो। ऐसे खेतों में ही ऐसे ही न्याल करेंगे, ऐसे आदमी खेतों में कोई न्याल नहीं करेंगे। आप जानो कि इन लोगों से कोई उम्मीद नहीं कर सकते हो। ये अपनी जिंदगी में केवल पृथ्वी पर भार है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है रियल में। ना तो वह अपने आप में खुश है, ना उससे अपने घर वाले खुश है, तो क्या होंगे? केवल धरती पर भार ही है। और फिर मान लो पेरेंट्स अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, तो हो जाए कहीं से शादी हो जाए तो आने वाली भी परेशान से, तो ये अपवाद कहलाते हैं, ध्यान रख लेना। रियल में हाँ तो रोएगी और क्या करेगी जब वो खुद ही कुछ नहीं समझता। अब इससे ज्यादा मैं क्या बताऊं, बताओ आपको। एक एक वर्ड को एक एक समझा कर बता रहा हूं। जो वर्ड है उपभोक्ता सारे के सारे, बाकी प्लस माइनस 3% है तो है, ये तो डेटा है। नेक्स्ट रूल नंबर 61 क्या कह रहा है? अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। यह कहता है कि कितने वोल्टेज से अधिक वोल्टेज पर अर्थिंग करना अनिवार्य है। वेरी गुड, 125 वोल्ट कि अगर इससे ज्यादा वोल्टेज है तो अर्थिंग करना अनिवार्य है। गुरुजी उनको खेत में भी समझ नहीं आएगा। अरे ये बंदा सही है, समझदार है, उसको कुछ भी समझ नहीं आएगा। उसको, उस बंदे को आप भी छोड़ दो। देखो मैं भी अगर इग्नोर कर रहा हूं तो आप भी इग्नोर कर दो। और ऐसे बंदे को कभी पास में भी मत बैठाओ, नहीं तो अपना भी बर्बाद कर देगा। वो तो जानता है, उसको तो देखो ऐसे बंदे होते हैं तो उनको सही है क्या, सुबह शाम पानी। कौन सा? हाँ, ये ऐसे बंदे वास्तव में यही होते हैं, अपवाद होते हैं, जो छोटे छोटे होते हैं और संभलते नहीं है उससे पहले, तो उसमें वैसी लत में लग जाते हैं। है? मतलब तू तेरा बता रहा है सब लक्षण, वास्तव लक्षण। लेकिन ये बंदा कोई बात नहीं, कुछ होते हैं ऐसे वास्तव में, ये बंदा ये है, लेकिन पढ़ने में भी ठीक है ये बात मैं मान सकता हूं कि कुछ बंदे होते हैं जो बोलते हैं करते भी है कि करते, देखो कोई बात नहीं करो, ये कोई नहीं कि लाइफ में आया तो सब चीज बनी है तो पीने के लिए सब चीज सबके लिए बनी है, लेकिन इस चीज को सबसे पहले प्रायोरिटी दो। ये बंदा वो भी करता है, मैं कहता हूं, लेकिन इसमें भी ठीक है। अब आ जाओ इधर, बाद में बात करेंगे। आ जाओ इधर। रूल नंबर 61 क्या कहता है? 125 वोल्ट से अधिक वोल्टेज पर, थोड़ा जल्दी लिखो, 125 वोल्ट से अधिक वोल्टेज पर अर्थिंग करना अनिवार्य है। अगर कहीं पर वोल्टेज इससे ज्यादा आता है तो वहां पर अर्थिंग करना अनिवार्य है। इसी का रेलवे में अपन देते हैं ना 110 वोल्ट डीसी, तो वहां पर अर्थिंग करना कोई अनिवार्य नहीं है। 125 वोल्ट से अधिक वोल्टेज पर अर्थिंग करना अनिवार्य है। अर्थिंग करना अनिवार्य है। कितने वोल्टेज से, अब ये क्वेश्चन कितनी बार पूछ रखा है, देखो कि कितने वोल्टेज से अधिक वोल्टेज पर अर्थिंग करना अनिवार्य है? 125 वोल्ट, वैसे सबको पता भी होगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगले रूल नंबर 66 या 67, लगभग एक ही है। रूल नंबर 67 किससे संबंधित है? अर्थिंग से संबंधित। अब यहां से भी आपको 2-3 पॉइंट मिलेंगे। किससे संबंधित है ये? अर्थिंग से संबंधित। अब आप बताओ अर्थिंग कितने प्रकार की होती है? अब वो मत बताना, जो अर्थिंग की विद्या मत बता देना कि अर्थिंग होती है वो कितने प्रकार की होती है। अर्थिंग विद्या बता रहे हो, ये जो आप बता रहे हो 3 प्रकार की। वेरी गुड, 2 प्रकार की होती है। वेरी गुड, एक होती है सिस्टम अर्थिंग और एक होती है उपकरण अर्थिंग। बहुत अच्छा पॉइंट है, ये ध्यान रख लेना। ये पूछ रखा अपने को एग्जाम में कि सिस्टम अर्थिंग में क्या होता है तथा ये कहां पर की जाती है। वेरी गुड, सब स्टेशन पर, और इसमें न्यूट्रल को अर्थ किया जाता है। किसमें? सिस्टम में। और दूसरी होती है उपकरण अर्थिंग, जिसमें क्या करते हैं, उपकरण के नॉन करंट कैरिंग भाग को अर्थ करते हैं, और ये होती है सुरक्षा के लिए। कहां पर होती है? उपभोक्ता परिसर में।
घर मत बोलो, उपभोक्ता बोलो। उपभोक्ता बोल दिया तो घर अपने आप में आ गया। क्या क्या होता है, क्वेश्चन क्या क्या पूछते हैं ये देखो। इसमें क्या करते हैं अपन, इसमें न्यूट्रल को अर्थ किया जाता है। न्यूट्रल जो वायर होता है ना अपना, जैसे मोटर होता है, जनरेटर होता है, उसमें न्यूट्रल को अर्थ किया जाता है। न्यूट्रल को अर्थ किया जाता है। यह अर्थिंग सुरक्षा के लिए नहीं होती है। कहां पर होती है, इसे उत्पादन केंद्र में जनरेटिंग स्टेशन लिख दूं, इसे जीएसएस जनरेटिंग स्टेशन, सब स्टेशन तथा जीएसएस पर प्रयोग में लिया जाता है। प्रयोग में लिया जाता है। तो यहां पर ये रूल ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है ये अर्थिंग कितने प्रकार की होती है। पहला तो यही उपकरण अर्थिंग। इसमें क्या करते हैं अपन, उपकरण के नॉन करंट कैरिंग। क्या मतलब होता है बताओ तो, नॉन करंट कैरिंग धात्विक भाग को अर्थ किया जाता है। नॉन करंट कैरिंग धात्विक भाग को, याद रखना धात्विक भाग को क्या करते हैं अपन, अर्थ किया जाता है। मतलब क्या होता है, इधर देखो, जैसे आपने देखा होगा सबसे अच्छा एग्जांपल है ट्रांसफार्मर। देखा आपने, ये होती है ट्रांसफार्मर में सबसे पहले क्या होती है, कोर होती है, कोर के अंदर वाइंडिंग होती है, मतलब मुख्य टैंक होता नहीं होता है, ये मुख्य टैंक। तो मुख्य टैंक धातु का बना होता नहीं होता है, तो इसको अपन अर्थ करते हैं, देखा हो तो क्या इसमें कोई करंट बहती है, नहीं बहती। तो यही होता है नॉन करंट कैरिंग का मतलब होता है कि वह धातु भाग जो करंट नहीं बहती है, लेकिन मान लो अगर कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए तो करंट बह सकती है इसमें। तो ये किसके लिए होती है, ये होती है सुरक्षा के लिए। तो दूसरा क्या लिखेंगे, इसे कहां पर करते हैं, उपभोक्ता परिसर में। उपभोक्ता परिसर में जीव जंतुओं की सुरक्षा के लिए की जाती है। उपभोक्ता परिसर में जीव जंतुओं की सुरक्षा के लिए। लिख दो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाले रूल नंबर 61 से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। हाँ, एसी या डीसी कोई भी हो 125 वोल्ट से अधिक पर अर्थिंग करना जरूरी है। नेक्स्ट 3 रूल और है अब। हाँ बस इतने बहुत, अभी तक तो एक बार आप लिख दिया। तो अर्थिंग की विधियां 3 होती है। अर्थिंग 2 प्रकार की होती है, सिस्टम अर्थिंग और उपकरण अर्थिंग। हो गया। नेक्स्ट अगला लिखिए रूल नंबर 77। वापस इसको स्टार्ट कर लो। रूल नंबर 77 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या बता रहा है, ओवरहेड लाइनों में सबसे निचले कंडक्टर की तल से हाइट कितनी होती है उसके बारे में है। समझे या नहीं समझे, क्या बोला, वापस देखो यहां पर।
ओवरहेड, ओवरहेड का मतलब समझ गए? हाँ, ओवरहेड लाइनों में सबसे निचले, क्योंकि देखो उस तीनों में सबसे नीचे कौन सा, उसकी बात हो रही है। अब कंडीशन दे तो ये दे सकता, नहीं दे तो कोई बात नहीं। यदि लाइन क्या कर रही है, सड़क को क्रॉस कर रही है, सड़क को क्रॉस का मतलब समझते हो ना, तो बात होती है मेनली, और नहीं दे तो भी अपन यही कंडीशन मानते हैं। तो अब देखो, पहला है लो वोल्टेज तथा मीडियम वोल्टेज लाइनों की, और मेरे ख्याल से ये सब ने पढ़ रखा है। कितनी होती है लाइनों में, कितनी होती है बता दो जल्दी से। और अगर हाई वोल्टेज लाइनें हैं, हाई वोल्टेज लाइनों में कितनी होती है, लो वोल्टेज लाइनों में कितनी होती, किसी को पता है? 5.8 मीटर, या ये किसके बराबर होती है? 19 फुट के बराबर होती है। और हाई वोल्टेज लाइनों में या पर 33 केवी में अपन 0.3 ऐड कर लेते हैं, तो 0.3 ऐड करोगे कितने हो गए? 6.1 मीटर, या फिर लिखते हैं अपन 20 फुट। किसके आ रही है? बताओ क्या हुआ? पर्सनल घर पे रखो, यहां पे मत लाओ, ठीक है ना? पर्सनल है तो घर पे रखो। आगे क्या लिखोगे? आगे ये कभी कभार पूछ लेता है कि पर 33 केवी वोल्टेज के लिए, पर 33 केवी वोल्टेज के लिए कितनी बढ़ाते हैं अपन? 0.3 मीटर बढ़ानी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये ध्यान रख लेना। और ये ऊपर वाले दोनों डेटा है, ये तो बार बार पूछ रखे हैं, और इसमें भी सबसे ज्यादा ये वाला, इसी कारण इसको भी वापस इंपॉर्टेंट कर दो। लो वोल्टेज लाइनों के लिए 19 फीट, या फिर अपन कह सकते हैं 5.8। हाई वोल्टेज लाइनों में कहेगा तो 20 फुट या 6.1, और जब कुछ भी नहीं देगा तो 19 और 20 में कोई एक देगा, ज्यादा देगा नहीं। नेक्स्ट, अगला है रूल नंबर 79। जो क्या कहता है, ओवरहेड लाइनों की, ओवरहेड लाइनों की लो वोल्टेज तथा मीडियम वोल्टेज लाइनों की भवनों से दूरी, समझे या नहीं समझे? मकानों से दूरी कितनी होती है? भवनों से दूरी, वोल्टेज कौन सा लो है, तो दूरी दो प्रकार की होती है। एक होती है कौन सी? क्षैतिज दूरी, और एक होती है अपनी कौन सी? ऊर्ध्वाधर दूरी। कि अगर ऊपर से जा रही है तो कितनी होनी जरूरी है? तो अगर क्षैतिज दूरी पूछ ले तो होती है कितनी? 1.2 मीटर। और अगर ऊर्ध्वाधर दूरी पूछ ले तो कितनी होती है? 2.5 मीटर। एक सामान्य मनुष्य का हाथ नहीं पहुंचे। नेक्स्ट और लास्ट रूल, ये था लो और मीडियम की। इसी प्रकार रूल नंबर 80 है कि अगर हाई वोल्टेज लाइनें हैं, हाई वोल्टेज लाइनों की भवनों से दूरी, भवनों से दूरी
क्षैतिज दूरी होती है वो कितनी होती है? 2 मीटर। और ऊर्ध्वाधर दूरी होती है वो होती है अपनी 3.7 मीटर। ये लिख दो दोनों। कि क्षैतिज दूरी समझते हो? ये दोनों मतलब समझते हो नहीं समझते हो? कि अगर पास से जा रही है, क्षैतिज दूरी का मतलब मेरा घर यहां पर है और यहां से निकल रही है ये, तो ये क्षैतिज दूरी होती है। और ऊर्ध्वाधर दूरी मतलब ऊपर से जा रही है तो कितनी होती है? समझे? है? हाँ, वो आर्टिकल खड़ी होती है? कौन सी भवन? हाँ, वर्टिकल मतलब मान लो ये घर मेरा है, अब यहां से जा रही है लाइन, तो ये क्षैतिज दूरी होगी नहीं? और ऊर्ध्वाधर का मतलब ऊपर से जा रही है, तो ये दूरी कौन सी होगी? हाँ, ऊर्ध्वाधर का मतलब अगर लाइन ऊपर से जा रही है तो दूरी कितनी, तो ये वर्टिकल नहीं है क्या? और क्षैतिज का मतलब पास से जा रही है तो ये क्षैतिज दूरी होती है। समझ गए दोनों? अब इसको नोट कर लो। ये थे अपन के आई रूल के लगभग 18 या 19 रूल हैं और 3 पॉइंट वे हैं। आप याद रख सकते हो तो कम से कम 2 या 3 नंबर अपने फिक्स मानो यहां से। हाई वोल्टेज लाइनों में नहीं बना सकते हैं, लेकिन अगर कोई बीच में आता है तो अपन थोड़ी, क्योंकि हाई वोल्टेज लाइनें तो अभी खींचनी शुरू हुई है, समझे ना? नहीं तो हमेशा अवॉइड किया जाता है, ये तो रूल में लिखा हुआ है, लेकिन हमेशा अवॉइड किया जाता है। क्या किया जाता है कि इन लाइनों के नीचे क्या पास में भी घर नहीं बने हुए होने चाहिए। तभी तो कहते हैं, एक आपने कभी कंसेप्ट सुना है, तो अगर आप हाई वोल्टेज लाइनें हैं, जो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइनें हैं उसके तो पास में घर होना भी नहीं चाहिए, ठीक है? हाई वोल्टेज तक काम चल जाएगा, ठीक है ना? लेकिन एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन जो टावर होता है ना, उसके नीचे अगर अपन ट्रैक्टर भी छोड़ देना तो भी सुबह आप जाओ स्टार्ट करो, वो स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि उसकी बैटरी पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो जाएगी। इतना वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट उत्पन्न होता है, समझे ना? ये तो लो वोल्टेज है, तो लो वोल्टेज में कोई प्रॉब्लम नहीं। अपने देखा होगा घरों के पास से निकलती है ना, ये तो लो वोल्टेज कितनी होती है? 250 वोल्ट। मीडियम वोल्टेज 650, तो वहां पर तो घर नीचे नहीं होते क्या? होते हैं। तो वही बात हुई, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज में लिखा ही नहीं, क्योंकि वहां पर पॉसिबल भी नहीं है, वहां पर बनाने भी नहीं देते हैं, समझे ना? तो ये लिखा हुआ वो देख ले बात है। वो है रूल नंबर, शायद मेरे ख्याल से है 60 की लाइन में ही है कोई, हाँ जो भी है 60 की लाइन में ही है। रूल नंबर 88 कहता है ब्रेकिंग स्टैंड, नहीं, रूल नंबर 88 क्या कहता है? एक होता है 87, एक होता है 88। 87 कह रहा है कि अगर दो हाई ट्रांसमिशन लाइनें एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, एक दूसरे के आर पार जा रही है, तो दोनों लाइनों के बीच में गार्डिंग वायर होना अनिवार्य है, समझे ना? और 88 कहता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ, लेकिन ये कोई एग्जाम में नहीं पूछता है। रूल तो बहुत सारे हैं, ऐसे तो लिखोगे भले रूल ही लिखते जाओ, लास्ट में कहेंगे कि 2 नंबर छोड़ के आ जाएंगे, ठीक है? क्योंकि रूल नंबर कोई कम थोड़ी, कितने सारे रूल है, बहुत सारे। अपने जो ये 18-19 रूल नंबर लिखे हैं इतने भी नहीं है मेरे ख्याल, 15-16 है। ये रूल नंबर याद कर दो, अपना काम बन जाएगा। ओवरहेड लाइनों का, ओवरहेड लाइनों का 77 की बात कर रहे हो ना? ओवरहेड लाइन जिसके ऊपर किसी प्रकार का इंसुलेशन नहीं होता उसकी बात हो रही है, समझे? ये होता है जो इंसुलेशन जो अपने घरों के बाहर होते हैं ना, जो अपने लाइनें जाती है, ये जो जा रही है लो वोल्टेज लाइनें, उनकी बात हो रही है, ठीक। बाकी इंसुलेशन वायर है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, भले घर की दीवार के पास से जाए ना, समझे? इंसुलेशन अगर लगा रखा है लाइन के ऊपर तब तो ये जा रही है दीवार के थ्रू, क्या नहीं जा रही? हाँ ये जा रही, ये है ही, ठीक है? ये हमेशा ओवरहेड लाइन जिसके ऊपर इंसुलेशन नहीं होता उसकी बात हो रही है। तो एक बार जल्दी से वापस पढ़ो इसको फास्ट, फिर एक एक की बारी आएगी, वापस पूछूंगा। आवाज नहीं, फास्ट। ये अपना